गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाई सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर हमारी हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चल रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार आ भी चुके हैं, रिपीट होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, उस सीरीज़ की हमारी आज 5वीं वीडियो है। आइए करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में होजरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, होजरी जो उद्योग है पूरे हरियाणा में हमारा रोहतक ज़िले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है होजरी उद्योग? रोहतक ज़िले का प्रसिद्ध है। और दोस्तों, जो रोहतक की सौरी मार्केट है कपड़े की, वो पूरे एशिया में नंबर 1 मानी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, एशिया की बात कर रहे हैं। रोहतक की जो सौरी मार्केट है वो पूरे एशिया में नंबर 1 मार्केट है। तो दोस्तों, जो होजरी उद्योग है पूरे हरियाणा में, वो कहाँ का फेमस है? वो रोहतक का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटकेश्वर मेले का आयोजन कब व कहाँ किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। जो हटकेश्वर मेला है दोस्तों, ये जींद जिले के हाट गांव में लगता है। कहाँ लगता है? हटकेश्वर मेला है जो जींद जिले के हाट गांव में लगता है। और दोस्तों, ये श्रावण के महीने में, अर्थात हरियाणवी में कहा जाए तो सावन के महीने में जो चांदन पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, उसके अंतिम रविवार को या अंतिम संडे को, लास्ट संडे को लगता है। एक बार फिर से बताती हूँ दोस्तों, हटकेश्वर जो मेला है वो जींद जिले के हाट गांव में सावन के महीने में शुक्ल पक्ष या चांदन का जो अंतिम रविवार होता है उसको लगता है। उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा, हटकेश्वर मेला जींद के हाट गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में वैसे तो हर गांव में कहीं ना कहीं कोई मेला लगता होता है, लेकिन बात उन मेलों की करनी है हमें जो एचएसएससी पूछता है और जो उनको एचएसएससी मानता है। तो दोस्तों, बाबा सिमरन दास का मेला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बाबा सिमरन दास का मेला है वो करनाल के इंद्री क्षेत्र में बाबा सिमरन दास की समाधि पर लगता है। कहाँ लगता है बाबा सिमरन दास का मेला? करनाल के इंद्री क्षेत्र में बाबा सिमरन दास की समाधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का, देहाती मेला कहाँ लगता है? दोस्तों, देहाती मेला, अब बहुत सारे बच्चे इसमें, और जो देहाती मेला हमारा जो फल्गु का जो फरल गांव वाला मेला लगता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही मेले कैथल में लगते हैं। लेकिन दोस्तों, फल्गु का मेला अलग है और देहाती मेला अलग है। देहाती मेला भी कैथल में ही लगता है, लेकिन ये फरल गांव में नहीं। देहाती मेला है जो कैथल के लुदाना गांव में अक्टूबर महीने में लगता है। जो फल्गु मेला है वो फरल गांव में लगता है, लेकिन जो देहाती मेला है वो कैथल के लुदाना गांव में अक्टूबर महीने में लगता है। और दोस्तों, आम लोगों के बीच में, जो वहाँ की लोकल पब्लिक है, उसके बीच में ये मेला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये मेला करीब करीब 1 हफ्ते तक चलता है। कितने दिन तक? करीब करीब 1 सप्ताह या 7 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का, विचार प्रकाश जो एक हरियाणवी साहित्य की रचना है, विचार प्रकाश जिसका नाम है, वो साहित्य में किसकी अमूल्य देन है? दोस्तों, हरियाणवी साहित्य में विचार प्रकाश जो रचना है वो संत दयाल दास जी की रचना है। विचार प्रकाश हरियाणवी साहित्य से जुड़ी हुई रचना है। और किसने दी है ये रचना? है जो संत दयाल दास ने दी है। और दोस्तों, संत दयाल दास संत गरीब दास के भगत थे। किसके भगत थे संत दयाल दास? संत गरीब दास के भगत थे। और इनकी प्रमुख रचना थी, वो थी विचार प्रकाश, जो हरियाणवी साहित्य का बहुत ही अमूल्य खजाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन हैं? दोस्तों, हमसे पूछा गया हरियाणा में पहले सूफी संत किनको माना जाता है? तो हरियाणा में जो पहले सूफी संत हैं वो माना जाता है शेख मोहम्मद तुर्क को। किनको माना जाता है?
शेख मोहम्मद तुर्क को। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, दोनों सेम सेम लगने वाले क्वेश्चन है, हादी है हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। पहले तो कौन थे, पहले जो हमारे सूफी संत हैं, और इनके साथ साथ हैं हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है शाह मोहम्मद रमजान शहीद को। किनको जाना जाता है, हादी है हरियाणा, शाह मोहम्मद रमजान शहीद। और इसके साथ साथ आपको इनकी फेमस रचनाएं भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इनकी जो उर्दू के अंदर बहुत ही फेमस रचनाएं हैं वो है वसीयतनामा, आखिरगत, बुलबुले, बागेनवी और अकायदे अजीम। फिर से रिपीट करती हूँ, वसीयतनामा, आखिरगत, बुलबुले, बागेनवी और अकायदे अजीम। किसकी रचना है ये, शाह मोहम्मद रमजान शहीद की, जिन्हें हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। एक बार अपने मन में खुद भी बोल के देख लिया करो ताकि आप दोबारा ना भूलो। रट्टा लगाओगे तो एग्ज़ाम में फिर से भूल जाओगे, समझ के याद करोगे तो आप लॉन्ग पीरियड तक, एग्ज़ाम तक आप अपने आप को अच्छे से कवर कर सकते हो। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रह्म सरोवर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों ब्रह्म सरोवर का निर्माण राजा कुरु के द्वारा करवाया गया था। किन्होंने करवाया था, ब्रह्म सरोवर का निर्माण है फ्रेंड्स वो राजा कुरु ने करवाया था। और राजा कुरु वही हैं जिन्होंने उस टाइम कुरुक्षेत्र के अंदर जब जंगल होते थे यहाँ पर सरस्वती के नदी के किनारे, वहाँ पर वो घूमने आए थे और उन्होंने वहाँ का जो अच्छा इन्वायरमेंट देखा उससे प्रभावित होकर वहाँ पर हल चलाया था। और दोस्तों उन्हीं के नाम पर जो कुरुक्षेत्र शहर है उसका नाम पड़ा है। तो जो ब्रह्म सरोवर है उसका निर्माण फ्रेंड्स किसने करवाया, राजा कुरु ने करवाया था। और इन्हीं के नाम पर कुरुक्षेत्र शहर का नाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का, फरमाना खास या दक्ष खेड़ा का टीला कहाँ स्थित है। दोस्तों दोनों नाम आ सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है दक्ष खेड़ा का टीला या फिर दूसरा जो इस गांव का नाम है फरमाना खास जो है ये टीला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों फरमाना खास गांव है जो ये महम के पास स्थित है और इसी गांव में फरमाना खास या दक्ष खेड़ा जो रोहतक ज़िले में स्थित है। और ये राखी गढ़ी के बाद दोस्तों हरियाणा का सबसे बड़ा दूसरा पुरातात्विक स्थल है। हरियाणा का सबसे जो बड़ा पुरातात्विक स्थल है वो है राखी गढ़ी और उसके बाद दूसरे नंबर का पूछा जाए तो वो है दोस्तों फरमाना खास या दक्ष खेड़ा जो रोहतक ज़िले में महम के पास स्थित है। उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा, या दक्ष खेड़ा पूछा जाए या फिर फरमाना खास, दोनों एक ही बात है। ये हरियाणा में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है। दोस्तों कहा जाता है कि ये जो पवित्र सरोवर है इसका पानी सतयुग से लेकर आज तक एक बार भी नहीं सूखा। तो ऑप्शन दिए हैं ब्रह्म सरोवर, पुंडरीक सरोवर, ज्योतिषर सरोवर और हटकेश्वर सरोवर। तो दोस्तों जो पुंडरीक सरोवर है जो कुरुक्षेत्र में ही है उसका पानी आज तक सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है। कौन सा सरोवर है जिसका पानी नहीं सूखा, पुंडरीक सरोवर। तो दोस्तों ब्रह्म सरोवर, पुंडरीक सरोवर, ज्योतिषर सरोवर तीनों कुरुक्षेत्र के हैं और जो हटकेश्वर सरोवर है ये जींद के हाट गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो स्थापना है 1969 में चंडीगढ़ में की गई थी। कब की गई, 1969 में चंडीगढ़ में। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि ये चंडीगढ़ में तो स्थापित किया गया था, वर्तमान में ये भिवानी में है, तो इसको भिवानी कब स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों
हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को 1981 में 1981 में भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया था। और सबसे बड़ी स्थानांतरित करने की वजह यही थी दोस्तों, पूरे हरियाणा के जो बच्चे काफ़ी दूर दराज क्षेत्र पड़ जाता था चंडीगढ़, जिनसे उनको अपने हर काम के लिए बार बार चंडीगढ़ आना पड़ता था। इसी वजह से इस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा को भिवानी में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में शारीरिक विकलांगों के लिए जो आवासीय विद्यालय है वो कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों, जो शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय है वो हरियाणा के पानीपत शहर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? हरियाणा के पानीपत शहर में विकलांगों के लिए, जो शारीरिक विकलांग हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है, जिसको मल्लदबंद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों की बात हुई है, हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है, तो उससे आगे भी देखिए दोस्तों, वर्ष 2020 में कितने खिलाड़ियों को भारत रत्न से, दोस्तों जो खेल रत्न है उससे सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों 2020 में खेल रत्न, जो एक नेशनल लेवल का हमारा क्वेश्चन है जो हरियाणा के एग्जाम में भी आता है, खेल रत्न 5 खिलाड़ियों को दिया गया था। और ये अब तक के इतिहास में पहली बार था कि एक ही बार में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों, ये खिलाड़ी कौन कौन है? पहले नंबर पर थे क्रिकेटर रोहित शर्मा, बहुत बार इनका खेल भी पूछ लिया जाता है। रोहित शर्मा का गेम कौन सा है दोस्तों? क्रिकेट खेलते हैं। दूसरे नंबर पर पहलवान विनेश फोगाट, जो कुश्ती की पहलवान है। तीसरे नंबर पर पैरालंपिक जो स्वर्ण पदक विजेता थे मरियप्पन थंगवेलु। और चौथे नंबर पर हैं दोस्तों टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। और 5वें नंबर पर हैं हॉकी की कप्तान रानी रामपाल। दोस्तों, इनमें से आपको ये भी पता होगा हरियाणा से कौन कौन संबंधित है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्टर के अंदर कमेंट जरूर कीजिए, बताइए इनमें से 5 में से कौन कौन से खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और देखिए, हरियाणा की किस कुश्ती खिलाड़ी को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया था? किसको मिला था दोस्तों? अभी हमने बताया हरियाणा की कुश्ती खिलाड़ी, ऑप्शन दिए गए हैं हमें, अनु कादियान, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या फिर दिव्या रानी। तो दोस्तों, किसको मिला था 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? वो मिला है विनेश फोगाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों, अभी रिसेंटली जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, हरियाणा उर्दू अकादमी के जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो हैं डॉक्टर चंद्र तिरखा। कौन है? हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर चंद्र तिरखा। और डॉक्टर चंद्र तिरखा को उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष के साथ साथ हरियाणा साहित्य अकादमी का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, उसके भी अतिरिक्त निदेशक बनाए गए हैं। किनको? डॉक्टर चंद्र तिरखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, मशहूर शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज का निधन कब हुआ? दोस्तों, अभी तक तो इनका जन्म पूछा जाता है, कहाँ हुआ, किस घराने से संबंधित थे, लेकिन अब इनकी डेथ भी हो चुकी है दोस्तों। ये 17 अगस्त 2020 को दोस्तों पंडित जसराज का निधन हो गया था। और पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों, पंडित जसराज का संबंध 1930 में पीली मंदोरी हिसार में हुआ था। और वर्तमान में दोस्तों पीली मंदोरी जो गांव है वो फतेहाबाद में आता है। और जो पंडित जसराज है, इनका घराना भी पूछा जाता है। पंडित जसराज का जो संबंध है दोस्तों मेवाती घराने से माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है?
वर्तमान में वैसे पीली मंदोरी फतेहाबाद में है, लेकिन HSSC अब भी हिसार में ही मानता है। 1930 में पीली मंदोरी हिसार में हुआ, वर्तमान में ये पीली मंदोरी फतेहाबाद में है, लेकिन HSSC इसको हिसार ही मानेगा, तो आपको हिसार पर ही क्लिक करना है। और दोस्तों 17 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हो गई और इनका संबंध मेवाती घराने से माना जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो दोस्तों गांव में रहने वाले बच्चों को तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से पता होगा। खोड़िया नृत्य दोस्तों शादी के वक्त जब घर में लड़के की शादी होती है, तो जब लड़का बारात लेके चला जाता है दोस्तों, वर्तमान में तो पूरी फैमिली ही चली जाती है, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, औरतें हैं जो बारात में बहुत कम जाती थी। अब तो कल्चर बदलता जा रहा है, लेकिन दोस्तों पुराने टाइम में जेंट्स सारे बारात में चले जाते थे। जो पीछे से बस सारी लेडीज जो होती थी, वो लड़के के बारात में जाने के बाद जो घर में महिलाओं के द्वारा जो खुशी का डांस किया जाता था, उसके अंदर दोस्तों जो वो शादी की सारी रस्में निभाई जाती थी पीछे से, उस नृत्य को कहते हैं खोड़िया नृत्य। कब किया जाता है? लड़के की शादी में बारात जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों जो खोड़िया नृत्य है ये खुशी का प्रतीक होता है, क्योंकि ये शादी में किया जाता है। दोस्तों हरियाणा में इसके साथ साथ एक दूसरा नृत्य भी है और बच्चे इनके बीच में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हमने किया है खोड़िया नृत्य, और वर्तमान में जो करने वाले हैं दोस्तों अभी जो पूछा है वो है खेड़ा नृत्य। और बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि खोड़िया नृत्य और खेड़ा नृत्य अलग अलग हैं। खोड़िया नृत्य लड़के की शादी में किया जाता है बारात जाने के बाद, लेकिन दोस्तों खेड़ा नृत्य है जो घर में काफ़ी बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद जो हरियाणा के मध्य हरियाणा में ज़्यादा फेमस है, उनकी मृत्यु के बाद जो महिलाओं के द्वारा डांस किया जाता है उसको कहते हैं खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक होता है और दोस्तों खोड़िया नृत्य खुशी का प्रतीक होता है। ध्यान रखना दोस्तों, खेड़ा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु के बाद किया जाता है, मध्य हरियाणा में ये ज़्यादा प्रचलित है। और खोड़िया नृत्य दोस्तों लड़के की शादी में बारात जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको खोड़िया नृत्य और खेड़ा नृत्य के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। HSSC दोनों ही जो नृत्य हैं बहुत बार पूछ चुका है, तो ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजियाना परियोजना किस देश की सहायता से लगाई गई थी? तो दोस्तों जो मंजियाना परियोजना है वो इजराइल की सहायता से 2009 में सिरसा में लगाई गई थी। कहाँ पर? सिरसा जिले में लगाई गई। मंजियाना परियोजना इसका नाम रखा गया, इजराइल की सहायता से लगाई गई और 2009 में लगाई गई। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि मंजियाना परियोजना का संबंध कौन से उससे है, किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जो मंजियाना परियोजना है ये बागवानी से संबंधित परियोजना है। इजराइल देश की सहायता से लगाई, 2009 में लगाई, सिरसा में लगाई गई और ये बागवानी की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों माटी का मोल उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं जय नारायण कौशिक। किसका है जो माटी का मोल उपन्यास है? वो है जय नारायण कौशिक का। माटी का मोल जय नारायण कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किनको हरियाणा राज्य के मध्यकालीन कवि माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर मध्यकालीन कवि पूछा जाता है, ना वर्तमान के ना प्राचीन समय के, बट जो मध्यकालीन कवि हैं उनके लिए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, दीपचंद निर्मोही, बलदेव राज, तीसरा ऑप्शन है सुरेंद्र शर्मा और चौथा नंबर है दोस्तों कवि वीरभन। तो दोस्तों हरियाणा के जो मध्यकालीन कवि हैं वो हैं कवि वीरभन। ऑप्शन नंबर 4 है जो बिल्कुल सही है। मध्यकालीन कवि कौन है हरियाणा के? कवि वीरभन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड थोड़ी डिटेल बताती हूँ फ्रेंड्स। वीरभन से जो कवि वीरभन है इनका जन्म 1543 में नारनौल में हुआ था। कब हुआ? 1543 में नारनौल में हुआ और इन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की?
सतनामी संप्रदाय की स्थापना की और 1543 में इनका जन्म नारनौल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इनमें से कौन सा जिला एक पुलिस कमिश्नरी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं। तो हरियाणा में दोस्तों कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जो अम्बाला, पंचकूला, रोहतक और हिसार। इनमें से कौन सा जिला एक पुलिस कमिश्नरी है? तो दोस्तों पंचकूला जिला हरियाणा का एक पुलिस कमिश्नरी है। आइए इससे रिलेटेड और कंसेप्ट भी देखते हैं। हरियाणा की जो पुलिस कमिश्नरी है दोस्तों 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, पंचकूला पुलिस कमिश्नरी, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी और फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी। तीनों जिले याद रखना, पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इसके साथ साथ हरियाणा में 2 पुलिस जिले भी हैं, एक है हांसी और दूसरा है मानेसर। 3 पुलिस कमिश्नरी, 2 पुलिस जिले। पुलिस जिले कौन से हैं? हांसी और मानेसर। इसके साथ साथ पुलिस का ही क्वेश्चन आया तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज हैं। 3 पुलिस कमिश्नरी आई और 5 पुलिस रेंज हैं। और इसके साथ आपको हरियाणा के कंप्लीट 22 जिलों का पता होना चाहिए कि कौन सा किस में आता है। 5 पुलिस रेंज हैं दोस्तों, उनके नाम हैं अम्बाला पुलिस रेंज, करनाल पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज, हिसार पुलिस रेंज और दक्षिणी रेंज। कौन कौन सी? अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार और दक्षिणी रेंज। तो दोस्तों अम्बाला के अंदर जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट, अम्बाला पुलिस रेंज में कुरुक्षेत्र, अम्बाला और यमुनानगर। कौन कौन से आए? कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर। करनाल पुलिस रेंज में आते हैं कैथल, करनाल, पानीपत। कौन कौन से आए करनाल पुलिस रेंज में? कैथल, करनाल, पानीपत। रोहतक पुलिस रेंज में आते हैं भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी और झज्जर। भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी और झज्जर। और हिसार पुलिस रेंज में आते हैं दोस्तों सिरसा, जींद, फतेहाबाद और हिसार। और दक्षिणी रेंज में आते हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात और पलवल। तो दोस्तों देखिए टोटल करके देखिए हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 22। 3 पुलिस कमिश्नरी होगी और प्लस में कर दिए 5 पुलिस रेंज के अंदर जितने ज़िले आ गए वो आ गए 19 ज़िले। देखिए 3 अम्बाला में, 3 करनाल में, कितने हुए? 6। रोहतक पुलिस रेंज में आते हैं 5 ज़िले, 6 और 5 11। 4 आते हैं हिसार के अंदर, 11 और 4 15। 4 आते हैं दक्षिणी रेंज में, 15 और 4 19। और 3 होती हैं पुलिस कमिश्नरी। तो 19 + 3 करेंगे तो कितने होंगे? हरियाणा के 22 जिले। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे के सारे कंसेप्ट याद होंगे। बहुत ध्यान से करिए, एग्जाम के अंदर कोई भी गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा आज का, प्रियदर्शिका किसकी रचना है? दोस्तों कितनी बार एग्जाम में कोई हरियाणा का एग्जाम नहीं जाता जब ये ना पूछा जाए। तो प्रियदर्शिका दोस्तों किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन की रचना है। और प्रियदर्शिका के साथ साथ इनकी तीनों बुक आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी थी दोस्तों? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन दोस्तों वही राजा थे जिन्होंने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया। और दोस्तों जो इनके शासनकाल का समय था वो था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया। थानेश्वर इनकी राजधानी थी। और दोस्तों ये पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश से संबंधित थे। इनके वंश का नाम आता है और इनके वंश के भी 2 नाम है, या तो इनके वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से आएगा या फिर वर्धन वंश के नाम से आएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ हर्षवर्धन ने थानेश्वर के साथ एक अपनी अतिरिक्त राजधानी भी बनाई थी। वो बनाई थी कन्नौज शहर, जो यूपी में स्थित है कन्नौज, उसको भी थानेश्वर के साथ अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों इनके पिता का नाम था महाराज इनके पिता का नाम था पुष्यभूति, जिनके नाम से इनका वंश है पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश।
एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों। एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है, जो इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनकी रचना पूछी जाती है। और उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी दोस्तों वो थी हर्षचरित। हर्षचरित का रचना किसने की? वो की थी हर्षवर्धन के दरबारी बाणभट्ट कवि ने। और इनके ही वो शासनकाल के अंदर जो चीनी यात्री थे हेनसांग, वो भी भारत आए, जो लगभग 30 वर्षों तक भारत में रहे। बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म पर शोध कार्य किया था और वो इनके ही शासनकाल में आए थे दोस्तों। उन्होंने भी एक प्रसिद्ध रचना की थी, उसका नाम था सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। तो हर्षवर्धन से रिलेटेड दोस्तों 5 पुस्तकें हैं, एक ना एक एग्जाम में पूछी ही जाएगी। कौन कौन सी? 3 तो हैं जो खुद हर्षवर्धन की हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, और तीसरी कौन सी है? नागानंद। एक इनकी जो बाणभट्ट कवि ने लिखी थी वो थी हर्षचरित, और एक लिखी थी जो चीनी यात्री हेनसांग थे, सीयूकी। और इनके वंश का नाम भी पूछा जाता है, पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा, हरियाणा में घोड़ों का व्यापार कहाँ होता था? तो दोस्तों प्राचीन काल में हरियाणा में घोड़ों का व्यापार पेहवा में होता था। और कौन से राजा के समय में? राजा मिहिर भोज के शासनकाल में पेहवा के अंदर घोड़ों का व्यापार होता था। बहुत बार पूछा गया हरियाणा में घोड़ों के व्यापार का केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों हरियाणा में घोड़ों का जो व्यापार होता था वो पेहवा में होता था और राजा मिहिर भोज के शासनकाल में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो दोस्तों जो हरियाणा का सबसे प्राचीनतम नाम है, हरियाणा नहीं हरियाणा, हरि का आना अर्थात भगवान का आना, उसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? वो चाहमण अभिलेख से माना जाता है। कौन से अभिलेख से? चाहमण अभिलेख। और ये चाहमण अभिलेख हमें कहाँ पर मिला? ये मिला हमें अजमेर म्यूजियम में अर्णोराज अभिलेख से। कहाँ पर मिला? अजमेर के अंदर म्यूजियम है और उसके अंदर है अर्णोराज अभिलेख, और उसके अंदर से हमें चाहमण अभिलेख में हरियाणा का उद्भव मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों अग्रोहा से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनके अंदर हमें संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों कहा जाता है कि जो अग्रोहा के टीले की खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर एक ईंट मिली थी और उस ईंट पर जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, वो सारे के सारे अंकित थे। इसका मतलब था कि पुराने काल में भी जो संगीत था वो बहुत ही अपने उच्च लेवल पर था। तो हमें अग्रोहा से प्राप्त अभिलेखों में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा में ताऊ के नाम से कौन सा राजनेता प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरियाणा के तो सारे बड़कन, इसका तो बेरा ही होगा। हरियाणा में ताऊ किसने कहे हैं? ताऊ देवीलाल ने, जिनके नाम के आगे ताऊ लगा दिया गया है, चौधरी देवीलाल को हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से जाना जावा है। और दोस्तों देवीलाल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सिरसा के चौटाला गांव में। कहाँ पर हुआ? सिरसा के चौटाला गांव में चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। आज़ादी की लड़ाई में भी इन्होंने हिस्सा लिया। और दोस्तों 1989 से लेकर 21 जून 1991 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से हरियाणा के मुख्यमंत्री थे जो हरियाणा के भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने? तो कौन थे दोस्तों? वो चौधरी देवीलाल, या फिर हरियाणा के ताऊ के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, ताऊ देवीलाल। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 89 से लेकर 1991 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा आज का, 1857 की क्रांति में झज्जर से किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो दोस्तों 1857 की क्रांति में जिसने झज्जर से नेतृत्व प्रदान किया था वो थे झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां। कौन थे? झज्जर के नवाब
अब्दुल रहमान का, जिन्होंने 1857 की क्रांति में झज्जर जिले से नेतृत्व किया था। और दोस्तों उनको 23 अक्टूबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा लाल किले के सामने फांसी दे दी गई। कब फांसी दे दी गई? 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने अंग्रेजों के द्वारा अब्दुल रहमान खां को फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति में इन्होंने झज्जर से नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ है? आई थिंक हरियाणा के हर बच्चे को पता होगा। हरियाणा का जो एकमात्र हिल स्टेशन है वो है पंचकूला की मोरनी की पहाड़ियों में। पंचकूला में मोरनी में हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। और दोस्तों मोरनी की चोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनकी उच्चतम चोटी भी पूछी जाती है, वो कौन सी है? करहो चोटी है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1467 मीटर। पंचकूला के अंदर मोरनी में हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, जिसके अंदर मोरनी की सबसे ऊंची चोटी करहो पूछी जाती है। और करहो चोटी की जो ऊंचाई है वो है 1467 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही भारी या भारी मर्दा को मिट्टी को हरियाणा में क्या कहा जाता है? दोस्तों जो कहते हैं बहुत ही भारी मिट्टी है, काली मिट्टी भी जिसको बोला जाता है, वो कौन सी मिट्टी है हरियाणा में? उसको क्या कहते हैं? जिसके अंदर फसल कम होती है वो हरियाणा में डक्कर नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये ऐसी भूमि होती है, ऐसी मिट्टी होती है जो बारिश के अंदर चिपचिपी हो जाती है, पानी को पीती नहीं है। यहाँ पर पानी का जो सुप्रवाह है वो नहीं होता है। और दोस्तों ये थानेश्वर, जगाधरी और फतेहाबाद में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? थानेश्वर, जगाधरी और फतेहाबाद में पाई जाती है। सुप्रभावित मिट्टी नहीं होती है, डक्कर कहा जाता है। और दोस्तों ये मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी है? भारी या फिर बहुत भारी मिट्टी, जिसको डक्कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशन लाल भट्ट को हरियाणा सांग थिएटर के जनक या संस्थापक रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो किशन लाल भट्ट है, हरियाणा का जो सांग थिएटर के जनक है, वो किसको जाना जाता है? वो किशन लाल भट्ट को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ी डिटेल बता रही हूँ। एक किशन लाल भट्ट हैं जिनको हरियाणा सांग थिएटर का जनक कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आता है दीपचंद बहमन का, जो हरियाणा के कालिदास या शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन आता है पंडित लक्ष्मीचंद का, जो हरियाणा के सूर्य कवि या संगीत के तानसेन या फिर हरियाणा के तानसेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सांग परंपरा में 3 नाम बहुत ही फेमस है हरियाणा में। पहला किशन लाल भट्ट, दूसरा दीपचंद बहमन और तीसरा है पंडित लक्ष्मीचंद। किशन लाल भट्ट वो है जिनका संबंध मेरठ से है और हरियाणा में सांग थिएटर के जनक हैं। दीपचंद बहमन हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर जिनको कहा जाता है। और पंडित लक्ष्मीचंद दोस्तों हरियाणा के सूर्य कवि या संगीत के तानसेन के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।